नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल G4 फ्लू वायरस के बारे में है। अभी देखो पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। पूरी दुनिया में कोविड-19 की महामारी देखने को मिल रही है और ये वायरस ओरिजिनेट हुआ था चाइना से। लेकिन इसी बीच साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है, चाइना में एक और वायरस मिला है जिससे एक और महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है और उस वायरस को साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया गया है G4 फ्लू वायरस। ये वायरस देखो H1N1 इन्फ्लुएंजा का एक नया स्ट्रेन है। फिर से बोलता हूँ, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नया वायरस है G4 फ्लू वायरस, ये H1N1 इन्फ्लुएंजा का एक नया स्ट्रेन है। आपको याद होगा H1N1 इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल था 2009 के फ्लू पैंडेमिक के लिए। साइंटिस्ट ने क्या किया, 2011 से लेकर 2018 के बीच चाइना के 10 प्रोविंसेस में पिग्स में फैलने वाले वायरसेस की सर्विलेंस की और उसी सर्विलेंस में इस नए वायरस का पता लगा। ये वायरस देखो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाता है। यहाँ पर देखो ACE2 रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाता है कोरोना वायरस। उसी प्रकार से G4 फ्लू वायरस के पास भी ऐसी कैपेबिलिटी है, वो ह्यूमन टाइप रिसेप्टर से चिपक सकता है और हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर लेयर होती है, परत होती है, उस परत में अपने आप को कॉपी कर सकता है, अपनी संख्या को इंक्रीज कर सकता है। तो काफ़ी तेज़ी से इन्फेक्ट हो सकता है ये वायरस, इसीलिए साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है। अब लास्ट में H1N1 के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये पिग्स का हाईली कंटेजियस एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज है। कंटेजियस का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करना, और इस स्वाइन फ्लू की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और कौन से वायरस की वजह से होता है? टाइप A इन्फ्लुएंजा वायरस। वैसे तो देखो स्वाइन फ्लू सामान्यतः ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता है, बट खबरें इस प्रकार की आती रहती हैं कि स्वाइन फ्लू ह्यूमंस में भी देखने को मिला। मतलब पूरी तरह से हम मना नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं ह्यूमन बींग्स में भी स्वाइन फ्लू के। सिम्टम्स की बात करें, खांसी, नाक बहना, बुखार, भूख ना लगना, कमजोरी, सर दर्द, ये सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन की बात करें, जैसे देखो कोरोना वायरस ट्रांसमिट करता है, उसी प्रकार से H1N1 भी ट्रांसमिट करता है। 2009 में जब टाइप A H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला था, तो WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। लास्ट में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर किसी पर्सन को स्वाइन फ्लू हुआ है तो उस पर्सन को ओसेल्टामिविर और पैरामिविर ये मेडिसिन्स दी जाती हैं एंटीवायरल थेरेपी के साथ। हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया G4 फ्लू वायरस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल राजाजी नेशनल पार्क के बारे में है। क्यों न्यूज़ में आया है राजाजी नेशनल पार्क? न्यूज़ में देखो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर वन गुज्जर्स के बीच और उत्तराखंड के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई देखने को मिली, क्लैश देखने को मिला। वन गुज्जर्स कौन हैं? वन गुज्जर्स देखो नोमैडिक लोग हैं जो सर्दियों में अपने पशुओं को लेकर यहाँ पर आते हैं। राजाजी नेशनल पार्क के बारे में हम बात करें, ये उत्तराखंड के हरिद्वार में है और हिमालयस की जो शिवालिक रेंज हैं उनकी तलहटी में है। टोटल ये 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एशियन एलिफेंट्स के हैबिटेट की ये नॉर्थर्न वेस्टर्न लिमिट है। मतलब इससे आगे एशियन एलिफेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, इससे आगे हिमालयाज स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? साल फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ्ड मिक्स्ड फॉरेस्ट, स्क्रबलैंड मतलब झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और घास देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी स्पीसीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं? मैमल्स की 23 स्पीसीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बर्ड्स की 315 स्पीसीज़ जैसे एलिफेंट्स, टाइगर्स, लियोपर्ड्स, डियर्स, घुराल्स। इस राजाजी नेशनल पार्क को 2015 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और ये होम होता है विंटर्स में वन गुज्जर्स का, जो नोमैडिक पीपल होते हैं, अपने पशुओं को लेकर यहाँ पर आते हैं सर्दियों में।
अगर बात करें उत्तराखंड में और कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमारे देश का पहला नेशनल पार्क था जो इस्टेब्लिश हुआ था। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों मिला के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, सबसे लास्ट में नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की एक्सटेंशन के बारे में है। कंटेक्स्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो 2018-2019 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था? 3 कमोडिटीज़, टमाटर, प्याज और आलू, इनकी देखो इंडियन फूड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बट काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है किसी सीज़न में इनकी अवेलेबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, तो किसानों को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। प्याज के दाम 1 रुपये, आलू 2 रुपये, इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। और कई बार ऐसा भी होता है आलू, प्याज, टमाटर के जो दाम हैं वो आसमान छूने लगते हैं। इवन रूलिंग पार्टी इलेक्शन हारने की कगार पर आ जाती है प्याज के दाम बढ़ने की वजह से। खैर, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ताकि पूरे साल आलू, प्याज और टमाटर की स्टेबल सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ये अवेलेबल हो मार्केट में, ना ही बहुत कम अवेलेबल हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो देखो तब पॉसिबल होगा ना अगर देश के किसी हिस्से में आलू, प्याज, टमाटर ज़्यादा हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए उस हिस्से में जहाँ पर इनकी अवेलेबिलिटी कम है। या फिर अगर आलू, प्याज और टमाटर बहुत ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में तो उनको स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ताकि कुछ समय के लिए इन्हें स्टोर करके रखा जा सके। ये तो देखो कोल्ड स्टोरेज में ही पॉसिबल होगा ना, अदरवाइज तो पेरिसेबल आइटम्स हैं, ये खराब हो जाएंगे। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में फूड प्रोसेसर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इंडिविजुअल फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स, स्टेट मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशंस, इन सब को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाती है, सब्सिडी लॉजिस्टिक्स के लिए दी जाती है और स्टोरेज फैसिलिटीज़ को हायर करने के लिए दी जाती है। तो ये हमने ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस की। अब देखो हुआ क्या है, लॉकडाउन की वजह से ना सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर बल्कि दूसरे काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो पेरिसेबल आइटम हैं, कोल्ड स्टोरेज के अभाव में जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए भी इस स्कीम को सरकार के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ, पहले ऑपरेशन ग्रीन स्कीम सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर के लिए थी, अब सभी पेरिसेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए सरकार ने ये स्कीम एक्सटेंड कर दी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अभी सरकार ने कहा है हम 6 महीने के लिए ये स्कीम बाकी सभी पेरिसेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। एलिजिबल एंटिटीज़ ये सब हैं जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 50% सब्सिडी देगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री की ये स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन? मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो ये मिनिस्ट्री जो है 50% सब्सिडी देगी 2 कंपोनेंट्स के लिए, या तो एलिजिबल क्रॉप्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेल की जाती है या फिर स्टोरेज फैसिलिटी को हायर किया जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल असम कीलबैक स्नेक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो 2018 में ऑलमोस्ट 100 साल के बाद इस असम कीलबैक स्नेक को देखा गया था पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा। इस असम कीलबैक स्नेक के फीचर्स की हम बात करें, छोटा सा ये स्नेक होता है, लेंथ 60 सेंटीमीटर होती है, इसके ऊपर इस प्रकार का पैटर्न बना होता है। हमारे देश में और भी कीलबैक स्नेक्स होते हैं, लेकिन ये असम कीलबैक स्नेक्स उन बाकी सामान्य कीलबैक स्नेक्स के वंश से संबंध नहीं रखता है। इसका अपना अलग से एक वंश है, यूनिक वंश है। फैमिली ये है। फैमिली के बारे में यूपीएससी कम ही पूछती है, फिर भी आप नज़र मार लीजिए। फैमिली का नाम है कोलुब्रिडे और सब फैमिली का नाम है नेट्रिसिने।
अगर इस असम कीलबैक स्नेक के इतिहास की हम बात करें, इसे देखो 129 साल पहले डिस्कवर किया गया था सैमुअल एडवर्ड पील के द्वारा। ये ब्रिटिश टी प्लांटर थे। अब क्वेश्चन ये उठता है 100 साल तक कहाँ गया ये स्नेक। देखो ये डिस्कवर किया गया था लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में, लेकिन असम में इस हिस्से में जो लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो सिलेक्टिवली डिग्रेड होना स्टार्ट हो गए और उनको काट के बहुत सारी जगह पर टी प्लांटेशंस इस्टेब्लिश की गई। पानी जमा रहने लगा एक जगह पे, ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ बहुत सारी जगहों पर, कोयल माइनिंग हुई। इसकी वजह से बहुत कम ये असम कीलबैक स्नेक्स देखे गए, लेकिन 2018 में ऑलमोस्ट 100 साल बाद इस स्नेक को फिर से रीडिस्कवर किया गया पोबा फॉरेस्ट रिजर्व में। देखो ज़्यादातर ये जो स्नेक्स या फिर रेप्टाइल्स होते हैं ये डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में आते हैं IUCN की, क्योंकि इनको लोकेट करना मुश्किल होता है। इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती जिसके बारे में कहा जा सके कि ये IUCN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न। जब तक डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबा एंडरसोनी प्लांट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रिसर्चर्स की एक टीम ने इस ग्लोबा एंडरसोनी प्लांट को डिस्कवर किया है 136 सालों के बाद। ये देखो काफ़ी ज़्यादा रेयर स्पीसीज हैं। इवन IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है प्लांट। कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया है? सिक्किम हिमालयाज में तीस्ता रिवर वैली रीजन में इसे डिस्कवर किया गया है। प्लांट के फीचर्स की हम बात करें, इसमें देखो सफ़ेद रंग के फूल हैं, येलोइश लिप हैं और नॉन एपेंडेज्ड एंथर्स हैं। एपेंडेज का मतलब ये होता है जब कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ के साथ अटैच होती है तो उसे एपेंडेज कहा जाता है। और एंथर का क्या मतलब होता है? ये देखो स्टेमन का पार्ट होता है जिसमें पोलन होता है। इस ग्लोबा एंडरसोनी प्लांट को डांसिंग लेडीज या फिर स्वान फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी भी। कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है सिर्फ सिक्किम हिमालयस के या फिर दार्जिलिंग हिल्स के तीस्ता रिवर वैली रीजन में। प्लांट सामान्यतः ग्रो होता है डेंस कॉलोनी में एज ए लिथोफाइट। लिथोफाइट मतलब चट्टान पर या फिर स्टोन पर अगर कोई प्लांट ग्रो होता है तो उसे कहा जाता है लिथोफाइट। इसके बाद लास्ट हमारा आर्टिकल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA। टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का? अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वलिटी। इस रिपोर्ट का फोकस किस पे है? चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम पर, सन प्रेफरेंस, जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, मतलब फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, इसे कहा जाता है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, देखो ये मेंस में ही इस्तेमाल होंगे। प्रीलिम में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पर UPSC क्वेश्चन नहीं पूछती है। जल्दी से बता देता हूँ ताकि मेंस में आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सको। रिपोर्ट में कहा गया 19 हार्मफुल प्रैक्टिसेस जिनको प्रीच किया जाता है वुमेन के अगेंस्ट, उनमें से 3 जो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं वो इस प्रकार से हैं: फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, चाइल्ड मैरिज और सन प्रेफरेंस। मिसिंग फीमेल या फिर मिसिंग वुमन, ये टर्म क्या है? मान लीजिए देखो अभी 1000 महिलाओं को होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन ये थी फिलहाल के समय में किसी पर्टिकुलर रीजन में 1000 महिलाएं होंगी, बट एक्चुअल में वहाँ पे महिलाएं हैं सिर्फ 900, क्योंकि कुछ फीमेल्स को पैदा ही नहीं होने दिया, भ्रूण में ही उनकी हत्या कर दी गई और कईयों को एज ए इन्फेंट मार दिया गया। तो इस वजह से ये सब जो वुमेन हैं जो एक्सपेक्टेशन से कम हैं उनको कहा जाता है मिसिंग वुमन। समझ गए? मतलब एक्सपेक्टेशन 1000 वुमेन की थी पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन एक्चुअल में कितनी वुमेन हुई? 900, क्योंकि
100 जो वुमेन है वो कम हो गई, 100 फीमेल कम हो गई। रीजन जैसा हमने डिस्कस किया, भ्रूण हत्या या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो आंकड़ा ये है जिसे आप ऐसे में या फिर जीएस में इस्तेमाल कर सकते हो। पिछले 50 सालों में पूरे वर्ल्ड में मिसिंग वुमेन की संख्या है 142.6, जिसमें से इंडिया में 45.8 मिलियन जो महिलाएं हैं वो मिसिंग हैं। चाइल्ड मैरिज की बात करें, 18 की एज पहुंचने तक हर 5 में से 1 गर्ल की मैरिज हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन रिवाइज करने से पहले थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में। ये देखो, यूनाइटेड नेशंस की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। कब इस्टाब्लिश हुई थी? ये 1969 में इस्टाब्लिश हुई थी। इस एजेंसी का एम ये है, ऐसा वर्ल्ड सुनिश्चित करना जिसमें हर एक प्रेगनेंसी वांटेड हो और हर एक चाइल्ड बर्थ सेफ हो, हर एक यंग पर्सन अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर सके, इस प्रकार के वर्ल्ड का निर्माण करना। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है।